इंश्योरेंस लेना है, फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा अच्छा है। वेलकम बैक दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस लेना। इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसमें क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और इंश्योरेंस के कुछ केस स्टडीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और साथ ही हम इमरजेंसी फंड मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो क्या होती है इंश्योरेंस? जैसे देखिए, लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ होती है कि एक्सीडेंट में डेथ भी हो सकता है या फिर डिसेबिलिटी भी हो सकती है, प्रोलॉन्ग डिजीजेस भी हो सकते हैं जिससे आप जॉबलेस हो जाएंगे और आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो इंश्योरेंस आपको ये फाइनेंशियल लॉस को कॉम्पेंसेट करता है। तो इसमें एक कंपनी होती है और एक इंडिविजुअल होता है। कंपनी को इंश्योरर बोलते हैं और इंडिविजुअल को इंश्योर्ड। कंपनी इसमें लॉस कॉम्पेंसेट करने के लिए प्रॉमिस करता है और इंश्योर्ड उसके लिए प्रीमियम पे करता है। तो इसमें होता क्या है, एक इंडिविजुअल कंपनी को रेगुलरली प्रीमियम पे करता है और बदले में कंपनी उसे एक हेवी अमाउंट का कवरेज देती है और ये जो लीगल एग्रीमेंट बनती है कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में, उसे इंश्योरेंस कहते हैं। तो बेसिकली इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस जिसमें मान लीजिए आपका मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आपके घर वालों को कुछ कॉम्पेंसेशन मिलती है, और दूसरा हो गया जनरल इंश्योरेंस जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। तो जनरल इंश्योरेंस में आती है हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आपको ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल कॉस्ट का कवरेज मिलता है। फिर आता है व्हीकल इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस। ये सब तो आपको पता ही होगा। कुछ और भी जनरल इंश्योरेंसेस होते हैं जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, कोई फार्मर्स को क्रॉप लॉस हो गया तो, और बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है जब कोई एक कस्टमर को किसी एक कंपनी का कोई सामान यूज़ करके अगर नुकसान हुआ तो कंपनी उस इंश्योरेंस के तहत उसको कंपनसेट करती है। और तीसरा हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस, जैसे कि आपने देखा होगा ओला, इंडिगो और रेलवेज आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं कि ट्रैवल के टाइम आपका कुछ डैमेज या लॉस हो जाए तो उसको कॉम्पेंसेट कर सकें। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। फिर अंडर सेक्शन 80D आपको मेडिकल इंश्योरेंस का फ्री 25,000 अपना और डिपेंडेंट्स के लिए और 25,000 अपने पेरेंट्स के लिए भी मिलता है। Now let's talk about some case studies basically on life insurance and health insurance. लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया टर्म प्लान, दूसरा हो गया एंडोमेंट प्लान, तीसरा हो गया ULIP जिसे बोलते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें से बेस्ट टर्म प्लान होता है। क्यों, चलिए देखते हैं। तो टर्म प्लान क्या होती है? बेसिकली एक टर्म पीरियड मान लीजिए 20 साल का। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट का प्रीमियम आप पे करते रहते हैं और मान लीजिए इस 20 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको एक कवरेज अमाउंट आपके फैमिली को मिल जाएगा। तो राइट टाइम क्या है इसको परचेज करने का? वेल, एज अर्ली एज पॉसिबल इफ़ यू हैव क्रॉस्ड 20 years ऑफ एज। पर एक कंसर्न है, मान लीजिए एक्सीडेंट में आप बच जाते हैं पर आप डिसेबल या फिर क्रिटिकली इल हो जाते हैं जिससे आपकी जॉब चली जाती है। इसमें टर्म प्लान में तो आपको कवरेज मिलेगा नहीं, तो आप अपना फाइनेंशियल लॉस कैसे कंपनसेट करेंगे? तो इसमें आपको 2 एडन लेना पड़ेगा, एक डिसेबिलिटी का और दूसरा क्रिटिकल इलनेस का। चलिए केस स्टडी हम करते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जैसे मेरा एज अभी 29 है तो मैं अगर 20 करोड़ का कवरेज लेना चाहूँगा 20 साल के लिए तो उसके लिए मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा 1.5 लाख पर एनम। अगर आप अर्ली 20s में हैं तो ये प्रीमियम आपको 80,000 पर एनम पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था द सूनर यू स्टार्ट द लाइफ इंश्योरेंस लेसर विल बी योर प्रीमियम। तो अभी हम बात करते हैं एंडोमेंट प्लान के बारे में। एंडोमेंट प्लान में टर्म इंश्योरेंस प्लस मैच्योरिटी अमाउंट होती है। इसका मतलब जो प्रीमियम आप पे करते हैं कुछ हिस्सा उसका टर्म इंश्योरेंस पे जाती है और कुछ हिस्सा FD में डिपॉजिट होती है, और जब वो FD मैच्योर्ड होती है फिर वो अमाउंट आपको मिलती है। तो जाहिर सी बात है इसका प्रीमियम टर्म प्लान इंश्योरेंस से ज़्यादा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ की कवरेज के लिए टर्म प्लान में मुझे सालाना 7,000 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि एंडोमेंट प्लान में 15,000, यानी कि 8,000 एक्स्ट्रा। अगर सेम 8,000 अगर मैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो फिर मैच्योरिटी अमाउंट में क्यों देना? सो आई सजेस्ट यू टू बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर। तो अभी हम बात करते हैं ULIP के बारे में, जिसमें प्रीमियम 2 हिस्सों में बढ़ती है। एक तो टर्म प्लान इंश्योरेंस में और दूसरा हिस्सा स्टॉक मार्केट में। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, उस बेसिस पे उतना रिस्क स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है।
जैसे कि हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क होगा, लो रिटर्न चाहिए तो लो रिस्क होगा, या फिर ये दोनों का कॉम्बो। हाई रिस्क के लिए आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लो रिस्क में आपको डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर इसमें रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते। एक और लाइफ इंश्योरेंस होती है फुल लाइफ की, जिसमें टर्म पीरियड 100 साल की होती है, पर इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, खास करके जब आपके पेरेंट्स 60 क्रॉस कर चुके हों, दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंसर्न होती है कि इंश्योरेंस कंपनी इसीलिए क्लेम नहीं करते हैं। आपकी चप्पल घिस जाती है पर क्लेम होने से रह जाती है। इसकी कंडीशन ठीक वैसा ही है जैसा ई-कॉमर्स की थी 2007 और 8 में, कि सामान मिलेगी भी कि नहीं, राम भरोसे। फ्लिपकार्ट ने सिनेरियो चेंज किया था, तो अभी फ्लिपकार्ट के एक्स चेयरमैन सचिन बंसल जी नावी हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आए हैं, जिसमें ये क्लेम करते हैं कि 30 मिनट के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। इसमें कैशलेस हॉस्पिटल का नेटवर्क्स होते हैं, स्मूथ और क्विक प्रोसेसिंग होती है कैशलेस क्लेम्स में, यानी हॉस्पिटल के बिल को हेल्थ इंश्योरेंस डायरेक्टली पे कर देता है। पहले ऐसे होता था कि आपको हॉस्पिटल बिल पे करना होता था और उतना अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम करना पड़ता था, जिसके लिए क्लेम करते करते 2 से 4 महीने लग जाते थे। नावी हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्लेम करने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करता है, साथ ही में उसका मैसिव कैशलेस नेटवर्क है, स्मूथ और क्विक प्रोसेसिंग होती है, कोई पेपर वर्क नहीं होता और ओरिजिनल पॉलिसी अमाउंट जितना होता है उतना रिस्टोर होता है। मैं अपने पेरेंट्स के लिए देख रहा था क्योंकि उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो उस हिसाब से 20 लाख का कवरेज 1 साल के लिए 3,300 प्रीमियम में मिल रहा था। पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है? मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये पॉइंट्स कोई और भी हेल्थ इंश्योरेंस में मिलती है, नॉट ओनली नावी, तो आप बेझिझक ले सकते हैं। मैं यहाँ नावी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ ओनली अ केस स्टडी ऑफ नावी हेल्थ इंश्योरेंस। तो पहला पॉइंट, कवरेज अमाउंट कितना होना चाहिए? इट डिपेंड्स द नंबर ऑफ डेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे आप टायर 1 सिटीज़ में रहते हैं तो एक दिन का 50,000 रुपये लीजिए, और अगर आप टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं फिर 20,000 पर डे लीजिए। पेरेंट्स के लिए 30 दिन का कवर लीजिए और अपने लिए 20 दिन का। एक फैमिली फ्लोटर प्लान भी होती है जिसमें ऑल टुगेदर आप अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है, राइट एज क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का? जितना जल्दी हो सके, जैसे मैंने पहले बताया था। और अगर 1 साल आप क्लेम नहीं करते हैं तो अगले साल आपको बोनस मिलता है कवर पे, यानी सेम प्रीमियम पे ज़्यादा कवर मिलता है। अभी तीसरा पॉइंट आता है कि क्या हम सेम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें अपने मम्मी पापा और हमारे लिए? नहीं, इसे अलग रखिए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो एल्डेस्ट पर्सन जो है आपके फैमिली में उसके बेसिस पे होता है, यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो हायर साइड में जा रहा है। अगर आप अलग से स्कीम लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम पड़ेगा। अभी चौथा पॉइंट ये आता है कि क्या हमें दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए अलॉन्ग विथ आवर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस? आंसर है हाँ, क्योंकि जब आप कंपनी रिज़ाइन करते हैं या फिर कंपनी स्विच ओवर करते हैं तो आपका कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस ट्रांसफरेबल नहीं होता है। इसका मतलब जो भी प्रीमियम आपने पे किया है वो सारे के सारे लैप्स हो जाते हैं, इसलिए आपका एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस रखना ज़रूरी है। फिर पांचवा पॉइंट, क्या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर होती है इंश्योरेंस पे, और होती है तो कब होती है? तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो है वो कवर होती है वेटिंग पीरियड के बाद। जैसे कि नावी में अगर आपका उम्र 40 साल से कम है तो वेटिंग पीरियड 1 साल है, और अगर 40 साल से ज़्यादा हैं आप, वेटिंग पीरियड 3 साल है। वेटिंग पीरियड शुड बी एज लिस्ट एज पॉसिबल। छठा पॉइंट, क्या रूम रेंट कवर होती है हेल्थ इंश्योरेंस पे? असलियत में तो इसका कोई लिमिट होना नहीं चाहिए, पर यूजुअली 1% पॉलिसी कवर लेते हैं, और मान लीजिए कि उससे अधिक जितना भी परसेंट का अगर आप रूम लेते हैं तो पूरा का पूरा बिल में उतना एक्स्ट्रा परसेंट आपको पे करना पड़ता है बेस्ड ऑन प्रोरेटेड बेसिस। लेकिन नावी का एक चीज़ अच्छा है कि ये प्रोरेटेड बेसिस नहीं होता है और रूम रेंट पे कोई लिमिट नहीं होती है। सातवां पॉइंट ये है कि कितने बार हम क्लेम कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस? अनलिमिटेड टाइम्स। नावी रिफिल कर लेता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लीजिए 15 लाख का आपका कवरेज है, 10 लाख आपने यूज़ किया, अपने आप फिर से 10 लाख भर जाता है और 15 लाख फिर से आपको कवरेज मिलता है। आठवां पॉइंट, कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं?
कैशलेस हॉस्पिटल्स तो वो होते हैं जिसमें आपको बिल पे नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल का बिल ड्यू क्लियर कर लेता है। नावी में 10,000 से ज़्यादा है। 9वां पॉइंट, क्या इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप्स और डॉक्टर कंसल्टेशन कवर करती है? मोस्टली इंश्योरेंसेस हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर करती है, पर नावी साल में एक बार हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में देता है और जितने भी अनगिनत टाइम आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन विद डॉक्टर प्रोवाइड करता है। 10वां पॉइंट, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? 100 क्लेम्स में से कितने नंबर ऑफ क्लेम सेटल हुए? ये एटलीस्ट 95% होना चाहिए। जनरली जो बाकी के 5% है उसमें से वो हैवी अमाउंट का क्लेम्स को रिजेक्ट कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए IRDAI जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दोनों चीज़ों को मॉनिटर करती है, एक तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो और दूसरा अमाउंट सेटलमेंट। अभी हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड मैनेजमेंट के बारे में। जिन्होंने एपिसोड 3 नहीं देखा है, मेरा पहला वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्लीज़ उससे जाकर वॉच करें सो दैट आपको समझ में आएगा इमरजेंसी फंड क्या होती है। इमरजेंसी फंड में वो राशि रखी जाती है जो आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल हो सके। आपके इंश्योरेंसेस के खर्चे इसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसे आपको सैलरी अकाउंट के अलावा कोई दूसरे अकाउंट में रखना चाहिए। इसका साइज़ अब कितना होना चाहिए? इसका साइज या तो 6 महीने के आपका नीड्स या फिर 12 महीने के नीड्स के अनुसार होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप 12 मंथ्स का नीड ही रखिए एज इमरजेंसी फंड। इसमें बेसिकली आपका लोन EMI, रेंट, यूटिलिटीज़ जैसे हो गए इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या फूड, नॉट स्विगी और जोमेटो, ये सब चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप जॉबलेस हो तो 12 महीने गुजारा कर सकें। पर इसे बनाना कैसा है? चलिए ये टेबल पे फोकस करते हैं। जैसे देखिए, सैलरी आपको 30,000 मिल रहा है, उसमें से रेंट, लोन, EMI, यूटिलिटीज़ ये सारे आपके नीड है, जबकि पर्सनल एक्सपेंसेस ये आपके डिज़ायर है और बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आपका नेट मंथली नीड्स हो जाएगा A+B+C, यानी कि रेंट और लोन और EMI और यूटिलिटीज़, और इसका 6 टाइम्स जो है वो 6 मंथ इमरजेंसी फंड हो जाएगा और 12 टाइम्स उसका 1 साल का इमरजेंसी फंड हो जाएगा। सो आई सजेस्ट यू अगेन कि 12 महीने का ही इमरजेंसी फंड रखिए, क्योंकि कोविड का आप देखें जैसे 2 साल चल रहा है। तो अभी बनाना कैसा है इमरजेंसी फंड? पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट रोक दीजिए जब तक आपका इमरजेंसी फंड ना बन जाए। दूसरा, आपका पर्सनल एक्सपेंसेस से जितना भी कॉस्ट कटिंग कर सकें। और तीसरा हो गया लमसम अमाउंट, जो FD मैच्योर पे आपके पेरेंट्स से मिलती है या फिर बोनस कुछ ऑफिस से मिलती है। अभी इमरजेंसी फंड को रखना कहाँ पे है? एक सेपरेट अकाउंट बनाइए जो सैलरी अकाउंट से अलग हो और वो अमाउंट सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करना है जब तक आपका इमरजेंसी फंड ना बन जाए। अभी इमरजेंसी फंड रखेंगे कैसे? इमरजेंसी फंड का जो 30% है, पहले उसको या तो कैश के फॉर्म पे या फिर सेविंग अकाउंट पे रखिए। अगर आपका डेबिट कार्ड या फिर UPI है, देन पूरा का पूरा 30% आप बैंक का सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं और बाकी का जो 70% है उसको आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखिए, जिसका इंटरेस्ट अराउंड 7% होती है। और हाँ, क्रेडिट कार्ड यूज़ मत कीजिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड इसलिए कहा क्योंकि इसका एग्जिट लोड 0 होता है और आप 24 आवर्स के अंदर मनी विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0 मतलब जब मनी विड्रॉ करेंगे तो उधर से म्यूचुअल फंड की कंपनी आपसे कोई कमीशन नहीं लेगा। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड 30-70 रूल। अभी मुझे 3 पर्सनल सजेशंस देना है आपको। पहला ये कि कभी डेप्रिसिएटिंग असेट्स पे लोन मत लीजिए, जैसे कि कार, जिसका वैल्यू समय के साथ कम होता जाएगा। दूसरा, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना अवॉइड कीजिए। हालांकि क्रेडिट कार्ड से भी आप पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लोन्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन की होती है अराउंड 12 से 16%, और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 30 से 40% होती है। और तीसरा, कभी फिक्स डिपॉजिट पे पैसा जमा ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाती है। सो गाइस, आई एम हैप्पी टू अनाउंस यू that we have launched our website, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। इट इज़ अ वेबसाइट वेयर यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन। इसमें 3 ऑफर्स हैं। पहले तो ये कि अर्न ट्रस्ट ऑफर, ऐप डाउनलोड करके आपको 3 रुपीज़ मिलेगा एंड इट इज़ बेसिकली नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट अर्निंग ट्रस्ट ऑन अस। दूसरा हो गया टास्क कंप्लीशन ऑफर, जिसमें आपको टास्क कंप्लीट करके 5 से 10 मिनट्स में $1 के अराउंड कैश मिल जाएगा। मैं इसका एक लाइव डेमो भी दिखाना चाहता हूँ कि पहले हम जाते हैं टास्क कंप्लीशन पेज पे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर इस वेबसाइट पे साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह खुल जाएगा। अभी मेरे वॉलेट में $1.21 है। फिर मैं मेनू में जाता हूँ, फिर अर्न पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्वे सिलेक्ट करता हूँ। आप टास्क पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे सर्विस हैं। इनमें से मैं योर सर्विस राउटर सिलेक्ट करता हूँ, जिसकी वैल्यू $0.875 है।
फिर कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ फिलअप करना पड़ता है, जैसे कि हमारा ईमेल आईडी देना पड़ता है और साथ में हमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना पड़ता है। उसके बाद सर्वे स्टार्ट होती है। जैसा कि सैपियो रिसर्च एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम करता है, इसलिए सारा क्वेश्चंस एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर होती है। हार्डली 10 से 15 सवाल आपको आंसर देना होता है। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे सबमिट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम सबमिट करते हैं और उसके बाद देखते हैं वॉलेट में कितना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वॉलेट पे $2.085 हो चुका है। आई होप यू लाइक दिस ऑफर। नाउ दैट यू हैव ट्रस्ट ऑन अस and you have completed your task, so you can come up and join us in conducting a business which is basically affiliate marketing business. Yes, we are planning for affiliate marketing business. अगर डिटेल में जानना है और आप इंटरेस्टेड हैं, then you can message us on the link mentioned. So that's all from my side. I am Swastik Samantray signing off. Jai Jagannath.